Good morning, students. In science, today we will start chapter 8 Winds, Storms, and Cyclones. Okay. Firstly, we have to know about air. What is air? हवा क्या है? We know अगर हम wind कहते हैं तो उसकी मीनिंग भी हम हवा ही कहते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एयर नॉर्मली जब आप बैठे हैं कहीं पे तो आपके सराउंडिंग पे आप ब्रीदिंग करते हैं. तो जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं मीन्स जो इनहेल कर रहे हैं आप, वो नॉर्मली एयर वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो एयर है. ओके. नाउ व्हाट इज़ विंड? देन वी कैन से मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. यानी जब एयर तेज़ी से बह रही है, एक फोर्स के साथ बहती है या उसमें कहीं स्पीड है, तब हम उसे विंड कहते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर we will discuss about wind, types of wind, and the various hazards caused by it. Okay. Firstly, let's see the summary of this chapter. Chapter पे क्या क्या है? Now, air. हवा क्या होती है? We have discussed. Now, its properties. अब इसकी property क्या क्या होती है? Air rises up on heating. एयर गर्म करने पर राइजेज अप यानी ऊपर की तरफ उठती है, हल्की हो जाती है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंक्स डाउन ऑन कूलिंग. इट मीन्स अगर एयर ठंडी है तो वो नीचे की तरफ बैठ जाती है. नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर यानी हवा किसी भी ऑब्जेक्ट पर दबाव डालती है. ओके. नाउ एयर मूवमेंट कॉजेस. अब अगर एयर पे मूवमेंट है, उसमें कोई स्पीड है, देन इट इज़ कॉल्ड द विंड. नाउ अब विंड्स क्या होता है? विंड्स के फ्लो होने पर क्या होता है, मैं अब वो डिस्कस करना है. अगर विंड वाटर वेपर को कैरी करती है तो इट मे कॉज ऑफ रेन. नेक्स्ट, अगर विंड क्या होती है, अब ये कि विंड फ्लो कैसे होती है, तो उसका जो रीज़न है वो रीज़न होता है अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. इसी कारण से जो विंड्स होती हैं वो अर्थ पे फॉर्म होती हैं. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ विंड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंड्स, लो स्पीड विंड्स एंड हाई स्पीड विंड्स. ओके. अब अगर आप देखें तो जो विंड स्पीड होती है, विंड स्पीड अगर हाई है, ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर उस समय लो होता है. इसका अपोजिट भी आप कह सकते हैं. विंड स्पीड अगर स्लो है तो एयर प्रेशर उस समय हाई होता है. नाउ लो स्पीड विंड्स कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, कोई डैमेज नहीं होता वहाँ पे. बट जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो साइक्लोन्स को फॉर्म करती हैं, टॉर्नेडो वहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं और थंडर स्टॉर्म्स का भी वो रीज़न होती हैं. ओके. आफ्टर दैट, नाउ मॉनिटर्ड बाय. अब साइक्लोन्स, टॉर्नेडो और थंडर स्टॉर्म, इनको मॉनिटर किया जाता है सैटेलाइट की हेल्प से. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस दिस चैप्टर. ओके. नाउ फर्स्ट हेडिंग इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. हवा दबाव डालती है. एज वी नो, आपने देखा भी होगा, जो टायर्स होते हैं या फुटबॉल्स होती हैं उन पे एयर को फिल किया जाता है. तो फिल करने के बाद उनमें एक शेप आ जाता है, वो फूल जाती हैं. तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर एयर फिल है और जो एयर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वो पार्टिकल्स प्रेशर डालते हैं
टायर्स और फुटबॉल्स की सरफेस पे, जिससे वो बाहर की तरफ फूल जाते हैं। ओके, हेयर इज़ एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी पे क्या है, हमने कंटेनर लिया है, कंटेनर पे पानी रखा है, उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसको अब ठंडा करा जाता है, उसे नीचे उतार लिया जाता है हीट से। अब उसके बाद उसमें ठंडा पानी ऊपर से डाला जाता है। जो केन है उसको ज़्यादा आपने मोटा नहीं लेना है, मीन्स थोड़ा सा पतले सरफेस वाला वो कंटेनर होना चाहिए या टिन का हो। तो जैसे ही आप उसमें ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं तो जो शेप होता है उस कंटेनर या उस टिन का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पानी की बॉटल्स पे अगर देखा हो तो जब आप उसमें गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी डालें आप, उसका ढक्कन लगा दीजिए, उसके बाद से तुरंत ठंडे पानी पे डाल दीजिए, तो अचानक से क्या होता है, जो शेप है बॉटल का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आप कुछ देर पानी को, गर्म पानी को आप रखिए तो जैसे जैसे ठंडा हो जाता है वैसे भी बॉटल का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इट शोज़ दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो ये जो हमने अभी एक्टिविटीज़ देखी हैं, उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है, यानी हवा दबाव डालती है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure। मीन्स वही जो मैंने आपसे कहा था, अगर विंड स्पीड हाई है तो उस समय जो एयर प्रेशर है वो लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको शो करी गई है। बॉटल है इस बच्चे के हाथ पे, और इस बॉटल का जो माउथ है, यानी बॉटल का जो ओपन एंड है, वहाँ पे उसने कागज़ रखा हुआ है, कागज़ का एक टुकड़ा, और ये बच्चा उस कागज़ के टुकड़े को ब्लो कर रहा है, मीन्स अंदर की तरफ को उसे धकेल रहा है। तो उस समय जो बॉटल के मुंह के पास से कागज़ होता है, ये बॉटल के अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ये आपको चेक करना है। नॉर्मली योर आंसर विल बी अंदर जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, रीज़न वही है, मैंने आपसे कहा था, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर लो होता है। जब यहाँ पे विंड को ब्लो किया जाता है तो स्पीड हाई है, आप तेज़ी से वहाँ पे फूंक मार रहे हैं तो हवा में उसमें स्पीड है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, कहाँ पर, बॉटल के मुंह पे, और अंदर जो हवा भरी हुई है उसकी स्पीड अभी स्लो है, तो वहाँ स्पीड स्लो होने से जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होने से वो कागज़ अंदर की तरफ नहीं जाता, वो बाहर की तरफ आता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो अंदर की तरफ को अगर उस कागज़ को डाला जाए तो ड्यू टू हाई प्रेशर वो कागज़ का टुकड़ा बॉटल के बाहर को आने की कोशिश करेगा, बट अंदर नहीं जाएगा। ओके, here are some examples are also shown. Next example, एक स्ट्रिंग ली हुई है, स्ट्रिंग पे दो बलून्स बांधे गए हैं। अब जो बच्चा है उसने विंड को ब्लो किया, और इन दोनों बलून्स के बीच में जो गैप है, इस गैप पे विंड ब्लो करी जा रही है। तो जब यहाँ पे फूंक मारी जा रही है दोनों बलून्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे, तो फूंक मारने पर होना क्या चाहिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब हम फूंक मारेंगे तो हम वो चीज़ दूर जानी चाहिए। तो इन दोनों बलून्स के बीच में जब ब्लो किया जा रहा है तो उस समय ये दोनों बलून्स दूर नहीं जाते, ये दोनों बलून्स एक दूसरे की तरफ को आ जाते हैं, एक दूसरे के साइड को आते हैं, यानी एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है जो विंड या जो एयर इन दोनों के बलून्स के गैप में यहाँ पे प्रेजेंट थी, वहाँ पे हमने ब्लो किया। ब्लो करने पर वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी उसमें स्पीड हुई, तो स्पीड के साथ वो एयर आई। जब एयर में स्पीड होती है यानी हाई स्पीड पे अगर एयर है तो प्रेशर लो होना है। तो यहाँ पर जो प्रेशर था वो कम हो गया। प्रेशर कम होने से अब जो एयर बलून्स के अदर साइड्स पे प्रेजेंट है वो जो एयर है वो ज़्यादा प्रेशर वाली है, हाई प्रेशर वाली है, तो वो उन बलून्स को प्रेशर करती है हाई टू लो साइड पे। तो ज़्यादा प्रेशर की साइड से वो बलून्स कम प्रेशर की साइड्स को जाते हैं। इसीलिए जो बलून्स हैं उनके बीच में अगर हम ब्लो कर रहे हैं तो वो बलून्स दूर नहीं जाएंगे, एक दूसरे की साइड, एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स, यू कैन रीड दिस from your textbook. Now next property is air expands on heating. हवा गर्म करने पर फैलती है। As we know, अगर हवा को गर्म किया जाता है तो वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो राइजेज अप मीन्स ऊपर की तरफ उठती है। ओके, फॉर दिस here is an activity, जैसे ये प्रूफ होगा जो हॉट एयर होती है वो वेट पे हल्की होती है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये स्ट्रिंग हमने ली है, 2 पॉली बैग्स या पेपर बैग्स वहाँ पे हैंग करे गए हैं और सेंटर पे उस जो भी स्ट्रिंग है, आपने कोई भी डंडी या धागा जो भी यूज़ किया है उसे आपने बीच से पकड़ना है। अब एक बलून्स की साइड या जो भी आपने पेपर बैग लिया है उसके नीचे हमने कैंडल रखनी है। कैंडल की डिस्टेंस हमने इतनी करनी है कि वो जलने ना पाए। तो जैसे ही वहाँ पर पेपर बैग के नीचे पे कैंडल को रखा जाता है तो जो एयर है पेपर बैग के नीचे की साइड को वो गर्म होने लगती है और जैसे ही वो एयर गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ को अगर जाती है तो जो हमने यहाँ पे डंडा बांधा था, बीच से हमने जिसको बांधा हुआ था, वो डंडा तिरछा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो विंड यहाँ पे दूसरे पेपर बैग की साइड होती है वो कूल है और कूल एयर हैवी होती है। हैवी होने के कारण वो सिंक होने लगती है, नीचे की तरफ को बैठती है और जो वार्म एयर होती है वो लाइट वेट हो जाती है, हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड हियर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। हमने एयर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्कस कर ली हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज विंड्स। अब विंड क्या होती है? फर्स्टली वी हैव टू नो विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन द फ्लो ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर of the earth is called wind. When air on the surface of the earth is heated by the sun, it expands and rises up, creating a low pressure region below. जब सन से एयर वहाँ पे गर्म होती है तो जो हवा है वो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो गर्म होने लगती है और वो हल्की हो जाती है वेट पे, तो ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट करती है, जिससे क्या होता है नीचे की साइड पे अब वहाँ पर स्पेस खाली हो गया है। एयर फ्रॉम द नियर बाई हाई प्रेशर रीजन्स फ्लो इनटू दीज लो प्रेशर रीजन्स एंड कॉजेज विंड। तो विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सन से एयर गर्म हुई तो गर्म होने के कारण जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। वो अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उस एयर का स्पेस लेने के लिए अब कूल एयर आएगी, जो ठंडी हवा है, तो वो उसका स्पेस वहाँ पे लेती है। तो इस तरह से क्या होता है, एक वहाँ पे ये साइकिल सी बन जाती है। हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, कूल एयर उसका स्पेस लेने के लिए आती है। तो इस तरह से वहाँ पर एक रीजन फॉर्म हो जाता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से जो विंड है वो
फॉर्म होती हैं। नाउ द हॉट एयर दैट राइजेज अप कूल्स एंड सिंक्स डाउन। वी नो गर्म हवा जो होती है वो राइजेज अप ऊपर की तरफ जाती है, और जो कूल एयर होती है वो सिंक्स डाउन, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। दिस कंटिन्यूज एंड द साइकिल ऑफ एयर फ्लो इज फॉर्म्ड, और ये प्रोसेस चलती रहती है, विच इज़ कॉल्ड द विंड करंट, जिससे विंड करंट वहाँ पे फॉर्म होता है, या जिसे हम विंड करंट भी कहते हैं। गर्म हवा ऊपर को गई, उसका स्पेस लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आई, और ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से वहाँ पे विंड करंट फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो अब रीज़न क्या होता है विंड करंट्स के जनरेशन का, क्यों विंड करंट वहाँ पे फॉर्म होते हैं। देन विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग होती है, यानी इक्वल हीटिंग नहीं होती अर्थ पे, सब जगह सनरेज या सन हीट जो है वो इक्वल अमाउंट पे नहीं पड़ता, अलग अलग अमाउंट पे पड़ता है। वही रीज़न है विंड करंट्स के फॉर्मेशन का। तो जो विंड करंट्स हैं ये क्यों होती हैं, तो इसके लिए दो सिचुएशंस वहाँ पे होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो है दैट इज़ अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। ओके, तो इक्वेटर और पोल्स में जो सन रेज पड़ती हैं वो इक्वल अमाउंट पे नहीं पड़ती हैं, और ये पहला रीज़न होता है विंड करंट्स के फॉर्मेशन का। अब ऐसा क्यों होता है, वी कैन सी हियर, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, एंड दिस इज 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, एंड वी नो दीज आर पोलर रीजन्स। तो अब जब सन हीट पड़ती है तो वो इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती है। इक्वेटर पे देखा जाए तो जो एब्जॉर्प्शन होता है हीट का या सन रेज का वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ पोलर रीजन, इसीलिए पोलर रीजन ठंडे होते हैं, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। ओके, अब विंड करंट्स फॉर्म कैसे हो रही हैं फिर। जब इक्वेटर पे सन हीट पड़ती है तो जो एयर है वो इक्वेटर के पास गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण वो एयर अब ऊपर की तरफ को जाती है। वो ऊपर की तरफ जाएगी तो जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ पर की जो एयर है वो ठंडी है, तो वो उसका स्पेस लेने के लिए नीचे और आती है। तो अब क्या होता है, जैसे ही अब वो एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, उसका स्पेस लेने के लिए जो ठंडी एयर है वो नीचे की तरफ आती है। अब यहाँ पे आप देखिए जो एरो के थ्रू आपको शो किया गया है, पोलर रीजन से जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ आ रही है। 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे जो एयर है वो गर्म है, तो 60 डिग्री पे जो एयर प्रेजेंट होगी वो पोलर रीजन के कंपेयर पे गर्म होगी, तो ठंडी हवा नीचे की तरफ आई 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पे। अब 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे जो एयर है वो 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के कंपेयर पे गर्म है, तो वहाँ की एयर जो वो नीचे आएगी और 30 डिग्री लैटिट्यूड्स की एयर ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक साइकिल बन जाती है, जो वार्म एयर है वो राइजेज अप होती है और जो कूल एयर है वो सिंक्स डाउन, यानी सिंक डाउन नीचे की तरफ को आ जाती है, बैठ जाती है। ऐसा ही अगर आप देखें तो इस तरफ से भी जो करंट्स यहाँ पे आपको जो एरो के थ्रू शो करे गए हैं, यहाँ पे भी वही सिस्टम होता है। पोलर रीजन से जो एयर होती है वो स्पेस लेने के लिए आती है वहाँ पे, जहाँ से वार्म एयर राइजेज अप हो जाती है। यहाँ पर अगर हवा गर्म होगी तो वो पोलर रीजन की तरफ जाती है, और पोलर रीजन की जो हवा होती है वो उसका स्पेस लेने के लिए इक्वेटर की तरफ को जाती है, यूँ कहिए उस स्पेस में जाती है जहाँ पे कि हॉट एयर अपना स्पेस छोड़ रही है, तो उसका स्पेस लेने के लिए वहाँ पे कूल एयर जा रही है। तो इस तरह से वहाँ पर एक साइकिल बन जाती है, जिससे वहाँ विंड करंट्स फॉर्म होते हैं, विंड करंट्स बनती हैं, जो हवाएं बनती हैं, वो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नाउ सेकंड रीज़न इज़ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हम जानते हैं अगर सन हीट पड़ती है तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है इन कंपेयर ऑफ वाटर, पानी गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगाता है। तो जब लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो वहाँ पर की एयर भी गर्म हो जाती है। लैंड के आसपास की एयर गर्म होने पर वो
राइजेज अप, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती है। तो उसका स्पेस लेने के लिए अब सी से या ओशन से, जो भी वहाँ पे वाटर सोर्स हैं, वाटर सोर्स की जो एयर है वो स्पेस लेने के लिए लैंड की तरफ जाती हैं। जैसे हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पे पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो इस तरह से जो अनइवन हीटिंग है वो लैंड और वाटर पे होती है। लैंड और वाटर का जो अनइवन हीटिंग है वो भी एक रीज़न है विंड करेंट्स के फॉर्मेशन का। ओके, जब देखा जाए तो समर सीज़न होता है, समर सीज़न पे लैंड जल्दी गर्म होती है और वाटर बाद में गर्म होता है। तो अगर देखा जाए उसमें क्या होता है, जो एयर होती है वो लैंड पे जल्दी गर्म हो जाती है और उस लैंड के एयर का स्पेस लेने के लिए अब वाटर सोर्स से सी या ओशंस जो भी हैं वहाँ से हवाएं आने स्टार्ट होती हैं और लैंड की तरफ को हो जाती हैं। जो लैंड की एयर है वो सी या ओशंस जो भी वाटर सोर्स वहाँ पर है उसकी तरफ को जाना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, now in winters the direction of the wind flow gets reversed। अब जो विंटर सीजन है उस समय जो विंड का फॉर्म, जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। उस समय जो हवाएं होती हैं वो कहाँ से चलती हैं, लैंड से ओशंस की तरफ को जाती हैं। ठंडी हवाएं, क्यों? क्योंकि ठंडियों पे पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो वाटर के आसपास की जो एयर होती है वो गर्म रहती है इन कंपेयर ऑफ लैंड। तो वहाँ पर भी एक साइकिल जनरेट हो जाती है और विंड करेंट्स वहाँ पे फॉर्म होने लग जाते हैं। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड 2 रीजंस ऑफ अनइवन हीटिंग और कैसे वहाँ पे विंड करेंट्स फॉर्म होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, विंड की स्पीड को अब मेज़र किससे किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए। ओके, अब जो वहाँ पे विंड करेंट्स फॉर्म होती हैं वो क्या करती हैं, मीन्स उनका क्या काम वहाँ पे होता है? तो वो एक वाटर साइकिल वहाँ पे फॉर्म कर देती हैं। वाटर साइकिल अगर वहाँ पे फॉर्म होती हैं तो मीन्स जो आप ये मॉनसून को भी ला सकती हैं क्योंकि जो एयर है उसमें वेपर प्रेजेंट होती है। तो ये मॉनसून विंड्स को भी, जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये अब रेन्स को फॉर्म करती हैं, तो बारिश वहाँ पे होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस करा था जो विंड्स हैं ये 2 टाइप्स की हैं, लो स्पीड विंड्स एंड हाई स्पीड विंड्स। तो जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं साइक्लोन्स, टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म्स। ओके, तो अब फर्स्टली हमको डिस्कस करना है थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। अब ये क्या होते हैं? ओके, फर्स्टली थंडरस्टॉर्म। अ थंडरस्टॉर्म इज अ changing direction suddenly and violently weather condition formed by lightning and thunder. Thunderstorms are usually accompanied by strong winds and heavy rains. They are mainly of 4 types: single cell, multi-cell cluster, multi-cell lines and supercell. And the supercell thunderstorms are the strongest among all and are responsible for severe weather conditions. तो जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वो उसके भी टाइप्स होते हैं, उनमें जो 4th टाइप यानी जो सुपरसेल हमने पढ़ा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये कहिए कि डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा करता है। ओके, तो अब थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है, कैसे क्या होता है? When the air near the surface of the earth gets heated by the sun, it rises up. The hot rising air carries moisture. As this air reaches the cooler regions of the atmosphere, the water vapor in the air gets condensed
to form tiny droplets of water which join together to form clouds. अब इस तरह से बादल बन जाते हैं. When clouds become heavy with water droplets, these water droplets fall as rain. As they fall, they collide with each other and also with the air rising up. This friction between the droplets and the air particles charges the clouds. The charging of clouds causes electrical discharge between clouds or between a cloud and the ground. This discharge of electricity through the atmosphere of the earth causes huge sparks known as lightning. तो अब होता क्या है, जब हमने कहा जो एयर होती है वो राइजेज अप, ऊपर की तरफ उठती है, इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगी. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म हो गए, हमने क्लाउड्स फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है. तो अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ को आती हैं. ये वाटर ड्रॉपलेट्स अगर नीचे की तरफ को आती हैं और ये एयर अगर ऊपर की तरफ को जाती है तो ये कोलाइड होते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से. और टकराने के कारण क्या होता है, वहाँ पे चार्जिंग होती है. चार्ज मीन्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो भी फॉर्मेशन है वहाँ पे होता है. और इसी की वजह से क्या होती है, लाइटनिंग होती है, मीन्स बिजली चमकती है. Now due to lightning, the air in the path of discharge of electricity is heated up, causing the air in this region to expand suddenly with a huge sound called thunder. तो जो हम घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनते हैं वो इसीलिए होती है. अब जब वहाँ पे लाइटनिंग होती है तो वहाँ पे जो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इज हीटेड अप, वो गर्म होती है. अगर वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी पैदा होती है डिस्चार्ज के थ्रू, तो जो एयर वहाँ पे प्रेजेंट होती है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है. और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड फैलती है. और फैलने के लिए अगर उसे स्पेस कम मिलता है वहाँ पे तो एक सडन साउंड वहाँ पे होता है. ये कहिए कि थंडर, जिसे हम गड़गड़ाहट या बर्स्ट जो हम आवाज़ सुनते हैं वो साउंड वहाँ पे फॉर्म होता है. ओके ना, अब थंडर स्टॉर्म जब आते हैं तो क्या क्या नुकसान हमें होते हैं, क्या क्या डैमेज हमें हो जाता है और हमें क्या उस समय प्रिकॉशंस करने चाहिए, वो हैं. ओके, इफ़ यू आर इनसाइड योर हाउस और एनी बिल्डिंग, स्टे इनसाइड टिल द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स. तब तक आपको बाहर नहीं आना है जब तक थंडर स्टॉर्म है. इफ़ यू आर आउटसाइड, डू नॉट होल्ड एन अम्ब्रेला एंड वॉक ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म. अगर आप बाहर हैं और बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, तो आपको अम्ब्रेला नहीं पकड़नी है. और अम्ब्रेला का मेटल हैंडल तो बिल्कुल नहीं पकड़ना है. एंड डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री एज इट क्रिएट्स एन ईजी पाथ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग लाइटनिंग. और जिस समय बादल गड़गड़ाहट होती है या बिजली चमकती है, किसी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए. And next one is, if you are sitting inside a vehicle, do not come out of the vehicle. अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो गाड़ी से बाहर नहीं आना है आपको. कब, जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं. नाउ साइक्लोन. अब साइक्लोन कैसे बनते हैं, जैसे हमने पढ़ा, जो एयर होती है, जो हॉट एयर होती है वो राइजेज अप, ऊपर की तरफ जाती है, और कूल एयर सिंक डाउन, नीचे की तरफ बैठती है. तो अब जब हॉट एयर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती हैं तो उनका स्पेस लेने के लिए कूल एयर आती है, ठंडी हवा वहाँ पे आती है. तो इस तरह से क्या है, वहाँ पर एक साइकिल बनती है और एक स्पाइरल मूवमेंट वहाँ पर फॉर्म हो जाता है. मीन्स इस तरह से घूमता हुआ हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, उसका स्पेस लेने के लिए कूल एयर आ रही है. फिर हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है और कूल एयर उसका स्पेस लेने नीचे की तरफ आती है. तो एक स्पाइरल मूवमेंट वहाँ पर फॉर्म हो जाता है, यानी इस तरह से गोल गोल घूमने लग जाते हैं. जो क्या होता है, जिससे वहाँ पे आप साइक्लोन फॉर्म होने लगता है. ओके, तो और जो हवाएं होती हैं इसमें साइक्लोन में, वो बड़ी तेज़ी से उसमें घूमती रहती हैं. और अगर विंड स्पीड वहाँ पे ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है. तो जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं वो
लो प्रेशर का एरिया होता है वहाँ पे, जहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होता है। लेकिन वो जो साइक्लोन है जो वो सराउंडेड होता है, जिस एयर से सराउंडेड होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर वाली एयर होती है और स्विलिंग एयर होती है। मीन्स ऐसे घूमती हुई एयर रहती है। हॉट एयर जा रही है तो उसका स्पेस लेने कूल एयर आ रही है, फिर हॉट एयर जा रही है उसका स्पेस लेने कूल एयर आती है। तो इस तरह से वहाँ पर से इस तरह से एक ये कहिए घूमता हुआ सा मोशन वहाँ पे होने लगता है, एयर पे स्पाइरल मूवमेंट होने लगता है और इस तरह से साइक्लोन्स फॉर्म हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये साइक्लोन्स लैंड की साइड आते हैं तो इनकी स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे इनको वेपर ये कहिए मॉइस्चर वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो धीरे धीरे लैंड की तरफ आते आते इनकी स्पीड स्लो होती जाती है और इनका जो डायमीटर होता है साइक्लोन्स का वो इनके बेस पे कम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ को बढ़ते जाते हैं तो ऊपर की तरफ को जो डायमीटर है वो बढ़ता जाता है। एंड दिस इज़ द आई ऑफ साइक्लोन, यानी सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ कॉल्ड आई। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। ओके, तो साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अमेरिका में साइक्लोन्स को हरिकेन बोला जाता है और फिलीपींस और जापान में इन्हें टाइफून कहा जाता है। ओके, नाउ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। अब साइक्लोन से बहुत बहुत विनाशकारी होते हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं। तो अब क्या क्या होता है इनसे नुकसान, क्या क्या हमें सेफ्टी वहाँ पे करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें वहाँ पे करनी चाहिए। दीज आर फॉलोज means precautions, which precautions should be followed by us are as follows. First is means जब लोकल रेडियो या फिर उसमें अपडेट्स आते हैं न्यूज़ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, अपने स्टेप्स को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड डू नॉट यूज़ गैस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस which have been in flood water without checking for safety। मीन जब साइक्लोन आते हैं तो तूफ़ान लेके आते हैं, पानी का पूरा स्ट्रॉम होता है, सब जगह पानी पानी भर जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ नहीं करनी चाहिए। एंड डो नॉट गो आउटसाइड योर हाउस एंड डो नॉट वॉक थ्रू द फ्लड वाटर, कि सब जगह पानी भरा होता है तो हमें बाहर नहीं जाना है और फ्लड वाटर पे वॉक नहीं करना है। And always keep drinking water separately as water sources can get contaminated during floods। और जब हमें पता हो कि साइक्लोन्स आने वाले हैं या अलर्ट हमको मिल जाता है तो हमें ड्रिंकिंग वाटर को सेव करके रख लेना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन्स के बाद जो भी ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, मीन्स दूषित खराब हो जाता है। ओके, और जो साइक्लोन्स के लिए अब जो हमको अलर्ट सैटेलाइट के थ्रू मिलता है, साइक्लोन वॉच जब किया जाता है तो वो 48 आवर्स बिफोर ही हम कर लेते हैं। हमको मालूम चल जाता है 48 आवर्स पहले ही कि साइक्लोन्स आने वाले, अलर्ट हमको मिल जाते हैं, वहाँ पे चेतावनी मिल जाती है। और जब लगता है कि किसी एरिया पे साइक्लोन्स आने वाला है, वहाँ पे हिट करने वाला है साइक्लोन, तो वहाँ पे 24 आवर्स पहले ही वार्निंग दे दी जाती है कि वो एरिया खाली कर दिया जाए या फिर वहाँ पे सेफ्टी कर दी जाए। तो अब जो हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं वो बहुत ही मॉडर्न है और हम इन साइक्लोन से जो भी वहाँ पे डैमेज हमको होना है उससे हम बच सकते हैं। ओके, नाउ टॉर्नेडो। अब टॉर्नेडो क्या होते हैं, इनसे क्या क्या डैमेज होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अ टॉर्नेडो इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ground। It appears as a funnel-shaped cloud that travels very fast. Tornadoes can appear from any direction, and tornadoes are very violent in nature. बहुत विनाशकारी होते हैं। They can completely destroy even the strongest buildings, uproot trees, damage lives, and hurl objects through the air.
Okay, the intensity of a tornado is measured in Fujita scale. Okay, now what are the precautions? अब क्या precautions होती हैं जब हमें टॉर्नेडो आए तो क्या क्या करना चाहिए? Firstly, we have to avoid opening windows and doors of houses. घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं खोलने चाहिए. And occupy the ground floor and small rooms in your house. अपने घर का आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जाके बैठ जाना चाहिए, या फिर सबसे छोटा कमरा हमको उस समय चूज़ करना चाहिए. सेकेंड इज़, इफ़ यू आर आउटसाइड और ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, गेट आउट ऑफ इट क्विकली एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई लाइंग क्लोज टू द ग्राउंड बाई कीपिंग योर फिंगर्स इंटरलॉक्ड, क्लोजिंग द ईयर एंड द नेक. अगर आप किसी गाड़ी पे हैं और टॉर्नेडो अगर अचानक से आ जाए तो उस समय आपने क्या करना है, गाड़ी से बाहर आ जाना है और इस तरह से आपको अपनी पोजीशन ले लेनी है. आपको अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर देना अपने नेक के पीछे और इस तरह से घुटनों के बल आपने बैठ जाना है, जिससे टॉर्नेडो से आप अपने को सेफ रख पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे उन्हें डिस्कस कर लिया है. टू ट्राई टू लर्न about this chapter, about these topics, and understand what is air, what is wind, what is cyclone. Everything you have to learn and understand. Okay.